प्लीज, जो आज का टॉपिक है वो है, क्या लग रहा है, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड। केमिस्ट्री और लिपिड में किसी भी केमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में हमारा टारगेट क्या रहता है कि अगर हमें किसी की केमिस्ट्री जाननी है तो हम क्या जान रहे हैं या क्या जानना चाहते हैं। नहीं, ओके। हेल्थ, लिपिड की हेल्थ कैसे, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज और ओके, मॉलिक्यूलर रिएक्शन विद द अदर कंपाउंड्स और केमिकल कंपोजिशन, ओके, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन और लगाइए, दिमाग लगाइए। ओके, स्ट्रक्चर। हमें किसी की भी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री इसलिए पढ़नी होती है कि वो कंपोनेंट्स या कंपाउंड हमारे शरीर में, बॉडी में कहाँ काम आएगा, सवाल। ओके, क्यों काम आएगा, दूसरा सवाल, और कैसे काम आएगा, तीसरा सवाल। इन तीन पर सारी बायोकेमिस्ट्री किसी भी कंपाउंड की है। हम लिपिड का एग्जांपल ले लेते हैं। लिपिड का पहला सवाल रहता है कि लिपिड कहाँ काम आएगा। ओके, तो जहां जहां शेप देना हो, टेंशन देना हो, है ना, शेप देना हो, टेंशन देना हो, इंसुलेटर लगाना हो, इंसुलेटर समझते हैं ना, तो करंट कुड नॉट पास, है ना, लुब्रिकेंट देना हो, वहां वहां लिपिड काम आता है ना? क्यों, पहला सवाल हो गया कहां, दूसरा हो गया क्यों। अगर जॉइंट्स को लुब्रिकेंट्स नहीं रहे तो जॉइंट नहीं करेगा तो इंजरी करेगा। नर्वस सिस्टम को इंसुलेटर नहीं रहे तो इंफॉर्मेशन आपस में टकराएगी, एक इंपल्स आएगा और साथ में चल रहे इंपल्स को डिस्टर्ब करेगा, है ना। अगर हम शेप नहीं दे पाए बॉडी को, नाक अगर ऐसे उठी हुई नहीं है, कान ऐसे नहीं है, पेट ऐसे निकला हुआ नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि आदमी है ना। तो एक शेप देने के लिए हमें उसकी जरूरत है ना। तो ये क्यों हो गया। अब बात आती है कैसे पे, है ना, कि कैसे ये होता है। तो बिकॉज जो लिपिड है ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, तो इनको स्ट्रक्चर में इस तरह से लगाया जाता है कि ये इनका जो फ्रंट क्या है, जहां भी ये किसी से टच में आएंगे वाटरी चीज से, तो उस हाइड्रोफोबिक हिस्से को उसके आगे की तरफ रख दिया जाता है ना, और लेस हिस्सा पीछे रहता है, जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, अपने लंग्स में सर्फेक्टेंट हो गए, ठीक है। नर्व की जो वॉल है, स्पिंगोमाइलिन
जो माइलिन आपने नाम सुने होंगे, उसकी कवरिंग हो गई। उसको इस तरह से किया जाता है कि क्योंकि उसके स्ट्रक्चर आपने अगर लिपिड का हो या कभी सुना हो, लिपिड कंपोजिशन है फैट का और एल्कोहल का, है ना। जितने भी लिपिड्स हैं उनका बेस यही है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। और जब इसमें डिस्टरबेंस होते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे में जब डिस्टरबेंस होता है तो क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है, ठीक है। ये इनका डिस्टर्ब होना भी डिजीज करता है और डिजीज की वजह से भी ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। हाइपरलिपिडेमिया itself a disease and diabetes can cause hyperlipidemia, है ना। तो लिपिड्स, अब ये बात लिपिड्स की है। आप किसी भी टॉपिक को याद करना हो, प्रोटीन को याद करना हो, विटामिन को याद करना हो, बायोकेमिस्ट्री में कुछ भी याद करना हो, बस 3 ही सवाल हैं, उनके आसपास पूरी बायोकेमिस्ट्री रहती है। क्यों, कहाँ, कैसे। लिपिड का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसको कुछ टाइप में बांटा गया है ना। पहला होता है सिंपल लिपिड। सिंपली अगर फैट और अल्कोहल ज्वाइंट हो रहे हैं, ओके, तो देन इट्स सिंपल लिपिड, ठीक है। अगर इसी में कोई और कंटेंट भी ऐड हो रहा है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो गया, प्रोटीन ऐड हो गया, कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया, तो इन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इन्हें, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कंपाउंड हो गया, है ना। उसके बाद जो तीसरा है, इनके डेरिवेटिव्स मानी डिराइव्ड लिपिड, जैसे कि काइलोमाइक्रोन्स हो गए, एलडीएल हो गए, बीएलडीएल हो गए, ये इनके डेरिवेटिव्स हैं। और उसके बाद होते हैं लास्ट मिसलेनियस, मतलब इन सब से अलग हटकर हैं लेकिन लिपिड का कैरेक्टर रखते हैं, तो मिसलेनियस लिपिड। पूरे लिपिड की बायोकेमिस्ट्री में हमें इनके आसपास ही सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। लिपिड का सबको आइडिया हो गया। अब बात आती है कि ये बात है बायोकेमिस्ट्री में एमएससी करने वाले को भी ये पढ़ाया जाता है। हम डॉक्टर्स को या फ्यूचर डॉक्टर्स को लिपिड क्यों पढ़ना है, हम लोग लिपिड क्यों पढ़ते हैं। जितने भी एक्यूट डेथ होते हैं, जितने भी एक्यूट डेथ होते हैं, चाहे कोरोनरी आर्टरी ब्रोकेज की वजह से हो, शॉक की वजह से हो, उन सब में, या एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, उन सब में जो मेन ऑर्गन है, सॉरी मेन पार्ट है, वो लिपिड का होता है। या तो लिपिड कोरोनरी आर्टरी को जाके ब्लॉक कर देते, या जो वेसल वॉल होती है लिपिड की बनी हुई, वो रप्चर हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। आपको केस मिलेंगे आपकी मेडिकल जर्नी में, एब्डोमिनल एयोर्टिक बर्स्ट, है ना। एब्डोमिनल एयोर्टा का नाम सुना है ना, आप आगे देखेंगे भी रीजनल में। तो एयोर्टा बस्ट कर जाती है, पेशेंट को एक्यूट एब्डोमेन होता है ना, और पेशेंट विद इन 5 and 10 and 20 मिनट्स में दुनिया छोड़ देता है।
एब्डोमिनल एयोर्टा डाइसेक्शन इसको कहते हैं। किन पेशेंट में मोस्टली होता है? एक तो ओल्ड एज पेशेंट्स हो, और दूसरे आज किसी को नया नया जिम्नास्टिक सूझा है ना, उसको आज ही खिलाड़ी बन जाना है, उसने अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं किया है ना? और उसने सडनली इतना स्ट्रेन ले लिया, तो उससे टीयर्स हो सकता है एब्डोमेन में, नॉट ओनली इन एब्डोमेन, किसी भी मेजर आर्टरी में। और जो केस देखे गए हैं ज़्यादातर एक्सीडेंटल केसेस, एब्डोमिनल एयोर्टा डाइसेक्शन करते हैं। और डायबिटिक पेशेंट जिनकी एब्डोमिनल वॉल जो होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती, उसमें कई सारे एनेरिज्म हो जाते हैं। एनेरिज्म समझते हैं? हाँ हाँ, ऐसा समझिए जैसे आपने कभी गाड़ी का टायर देखा हो, और टायर का जो ट्यूब वाला टायर, these days ट्यूबलेस आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, बाहर की जो रबड़ हार्ड टायर वो कट जाता है और ट्यूब बाहर की तरफ निकल जाता है ना? वो क्या हुआ है कि जो मजबूत वॉल है वो कट गई है, और जो हिस्सा है वो बाहर आ गया। अब उसमें बहुत सारी हवा भरी हुई है, इन आर केस उसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, वो बहुत ही थिन लेयर है, उस पर कभी भी प्रेशर आएगा तो वो फट जाएगी। तो अगर लिपिड सही से, पेशेंट का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है लिपिड का, तो वॉल कभी भी हार्ड नहीं बनती, मजबूत वॉल नहीं बनती, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो उसको सपोर्ट करता है वो भी लिपिड की वजह से डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे में रप्चर होते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं लिपिड इसलिए कि इस तरह के एक्सीडेंट्स को बचा सकें। लिपिड पढ़ने के जो बेसिक रीजन हैं उनमें सबसे बड़ा बेसिक रीजन है डायबिटीज। डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए लिपिड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम सब लोग गलती करते हैं अपने मेडिकल करियर में कि हम डायबिटीज के केस में केवल कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना? जितनी भी मेडिसिन आ रही हैं उनमें भी कोशिश यही है कि कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल किया जाए, लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट को डिस्टर्ब कर देने से पेशेंट की जो लाइफ है वो फ्रूटफुल नहीं होती। उसको ठीक बनाने के लिए, उसको अच्छी, सुंदर और जीने लायक बनाने के लिए हमें लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी करेक्ट करना पड़ता है। आपने देखा हो या आप आगे प्रैक्टिस में देखेंगे कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको फिश कॉड जो होती है ना, उसका ऑयल आता है, नाम सुना होगा आपने, कॉड लिवर ऑयल। ओके, थैंक यू। तो वो देते हैं। वो किसका कंटेंट है, उसमें क्या है, क्या क्या है उसमें जी? फैटी एसिड्स हैं, कुछ विटामिन सपोर्ट भी है। तो बात कुल मिला के ये है कि फैटी सपोर्ट दे करके हम कार्बोहाइड्रेट को मैनेज करते हैं। तो लिपिड सपोर्ट किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, कोई आपका बहुत ही क्रिटिकली इल पेशेंट है, अगर आप उसको फैटी सपोर्ट सही देंगे तो वो जल्दी सही होगा। आपको मालूम है कि जिस मोटापे से हम परेशान रहते हैं, जिस मोटापे से हम परेशान रहते हैं, वृद्धावस्था में उसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा होती है, ओल्ड एज में। मैं एक्सेसिव फैट लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर उनका लिपिड डाउन होने लग जाए तो उनकी एनर्जी डाउन होने लग जाती है, और आपको पेशेंट कैकेक्सिक मिलने लग जाते हैं। आप चाहकर भी उनका लिपिड या फैट बढ़ा नहीं सकते। और जितना आपको एज्ड आदमी मिलेगा जो 100 पार कर गया है, ऐसे केसेस अब इंडिया में हैं जो 100 के अप्रोक्स हैं। जैसी हमारी
मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। आपको देखिए अपने फील्ड में ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपके पेशेंट ऐसे आएंगे, पहले तो लोग इतना जिया करते थे, आजकल पता नहीं बीमारियों में क्या क्या हो गया है, सब लोग जल्दी जल्दी मर रहे हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आज से 42 साल पहले हमारे कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 22 साल थी। 22 साल, 22 ईयर। मतलब कि अगर एवरेज निकाली जाए तो कुछ लोग 110 साल जीते थे, तो ज्यादातर लोग 19-18 साल में ही खत्म हो जा रहे थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंट्री की होती है, किसी परिवार की नहीं होती। कारण इसका क्या था कि जब कोई महामारी आती है तो पूरा गांव साफ हो जाता है। कोविड में ऐसा नहीं हुआ, गांव साफ नहीं हुए, देश साफ हो गए, बात अलग है, लेकिन पहले के मुकाबले नहीं। मेरी लाइफ में, मतलब मेरे होते हुए भी एक बार प्लेग हुआ था अपने गुजरात में, वहां पर सूरत, और उस समय इतना क्राइसिस हो गया था कि वो मैनेज नहीं हो रहा था, कैसे इसको ट्रीट करें। और उससे पहले जो महामारियां, उसके तो काउंटिंग ही नहीं है। लोग कोलेरा से भी ऐसे मर जाते थे। कोलेरा जानते हैं ना क्या होता है? हाँ चलो, जो भी होता है, विब्रियो कोलेरी इसका रीजन होता है ना। तो उससे ऐसे मर जाते थे जैसे कितनी बड़ी महामारी आई हो, जिसका इलाज एक सिंपल सा ORS घोल होता है, उससे लोग ऐसे मर जाते थे, पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है। डायबिटीज का तो हाल ऐसा था कि जिसको डायबिटीज हो गया उसको मान लिया जाता था कि बस इसका जायदाद नाम करवा लो। टीबी के साथ ऐसा था कि बस अब इसको गांव से निकाल दो, क्योंकि नहीं तो गांव निकल लेगा। ऐसे ही एक कोढ़ रोग था, लेप्रेसी, है ना। उसके बारे में ऐसी फीलिंग, भावनाएं थी कि जैसे साइकेट्रिक पेशेंट के साथ होती है ना, इसने पाप किया है और मेरे पत्थर से ना मारे वाला सिस्टम था, कि उसको बचाना मुश्किल हो जाता था सोसाइटी में। इसको जिंदा छोड़ देंगे, नहीं तो पत्थर से मार मार के इसको मार डालेंगे। हम लोग इतने गंवार थे इस लेवल के। आज लेप्रेसी के पेशेंट हमारे राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ हद तक HIV को भी ऐसा बनाया गया कि जिस किसी को HIV हो गया वो आदमी करप्ट है ना। डॉक्टर्स को ये समझाना मुश्किल हो गया कि यार सेक्सुअल इंटरकोर्स से HIV केवल 1% होता है, 99% अदर रीजन और भी है। पर डॉक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ हाँ किया होगा साले ने कुछ, है ना। ऐसा भी होता है, हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन में, लेकिन हमें मिथ तोड़ने होते हैं, इसलिए हम डॉक्टर्स हैं, आमजन नहीं। ठीक है, तो लिपिड की बात कर रहे थे हम। तो लिपिड शरीर का जितना भी स्ट्रक्चर है उसको बनाता तो नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करता है। अगर बोन स्ट्रक्चर खड़ा करती हैं तो लिपिड उनको मूवमेंट देता है। ठीक है, अगर प्रोटीन मसल्स बनाते हैं तो लिपिड उनको शेप देता है ना। कनेक्टिव टिश्यूज अगर ऑर्गन सारे बनाते हैं तो लिपिड उनको कवरिंग देता है ना। तो लिपिड हाल में बहुत अच्छी चीज, और सबसे अच्छी चीज यह है कि लिपिड एल्कोहल के साथ रहता है, तो
वो वैसे भी अच्छा है। ओके, मेरे इस सब के बाद आप ये से सब चीज़ें जान सकेंगे अपने इस लेक्चर के बाद। अगर ये पूरा ये 2 घंटे तो नहीं चलेगा। हाँ, आफ्टर 30 मिनट्स आप ये सब जान सकेंगे। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्लासिफाइड होता है। जो ये मूफा पूफा जो भी नाम है, फूफा वगैरह, तो ये शादी में भी संकट होते हैं और यहाँ तो है ही। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज फंक्शंस ट्राइग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसरॉल जो है, या जो टीजी है जिसको आप ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, फैटी एसिड की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, एनर्जी प्रोडक्ट है और स्टोरेज फॉर्म है। मेरे इस सेंटेंस में 4 क्वेश्चन है टीजी को लेकर के, यही चारों क्वेश्चन रहते हैं। मोस्ट अबंडेंट कौन सी है, सबसे सिंपल कौन सी है, और एनर्जी कौन सी देती है, और ये टीजी है क्या, है ना। अगले पे चलते हैं हम। लिपिड की डेफिनेशन है, पानी में घुलता नहीं है, बाकी सब में घुलता है। पानी में इसको जो शब्द यूज किया है वो कभी भी इसको भूलना नहीं। ओके, रिलेटिवली को लेकर के बहुत सारे सवाल रहते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि पानी में आधी बॉल डूब तो गई है लेकिन उससे मिक्स नहीं हुई है, दैट इज रिलेटिवली insoluble in water but freely soluble in non-polar ऑर्गेन whatever जो भी। और ये नाम है उनके कि किस किस में ये घुल सकता है, और जो इजीली अवेलेबल है सब जगह वो क्या है, हॉट आई डोंट नो बट अल्कोहल इज अवेलेबल। इसमें ये सबसे ज्यादा घुलता है। लिखने का कोई कोशिश ना करे भाई, कोई फायदा नहीं, है ना, क्योंकि मैंने आज लिख के नहीं पढ़ा, ना पढ़ा मैं यहीं तक पहुंच पाया। तो ये स्टोरेज फॉर्म है, बात हो गई हमारी। ये फंक्शन है लिपिड के, ये सारी बातें मैंने बातों बातों में आपको बता दी हैं। सबसे पहला स्टोरेज है एनर्जी का, स्ट्रक्चर बायोमेम्ब्रेन का, स्टीरॉयड हमारा जीवन, है ना, हम बिना स्टीरॉयड के जिंदा नहीं रह सकते। कौन सीक्रेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स शायद, है ना, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। एक्ट एज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट कहाँ काम आते हैं, हाँ, लंग्स। अच्छा, रबिंग बिटवीन, ओके, मुझे पता नहीं लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं है लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे लगता है शायद मुझे कुछ पता है। तो ये देखा गया था कि जो डेथ रेट चिल्ड्रंस में, एस को हटा दी, चिल्ड्रन में जो डेथ रेट देखी गई कोविड के दौरान वो एडल्ट के मुकाबले बहुत कम थी, है ना। ऐसा क्यों था, क्या कारण था। इसके दो सपोर्ट थे, एक तो एक्सपेक्टेंट, एक एसी डेवलप नहीं होता है बच्चों में। क्या है एसी, एसी वाला नहीं, एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिव एंजाइम, ओके।
जो ब्लॉकेज बढ़ा रहा था हार्ट में, तो ये एक तो किड्स में डेवलप नहीं होता, का बच्चों के जो एल्वोलाई हैं उनमें एक्सपेंड होने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है हमारी बजाय। हमारे तो रबड़ हो जाते हैं, है ना, उनके ज़्यादा एक्सपेंड हो सकते हैं। तो अगर कोई फ्लूइड कलेक्ट हो भी रहा है तो वो होता चला जाता है, और इतने दिनों में वायरस अपना टाइम खो देता है और बच्चे तेजी से क्योर हो जाते हैं। जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनका उनकी जो डेथ हुई उसका रीजन ये रहा कि जो नुकसान उन्हें कोविड ने दिया उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज हैं उनके अटैक की वजह से वो सेप्सिस में डेथ। बट कोविड इज नॉट द कल्प्रिट फॉर द किड्स। और इसीलिए छोटे बच्चों में जो वैक्सीन आया, 18 साल तक भी जो वैक्सीन आया, दैट वाज नॉट गुड। वो इतना अच्छा नहीं था कि सब बच्चों को लगाया जाए। ठीक है, आप में से सबको लग गया कोविड का वैक्सीन? ओके, मैं आप सुरक्षित हूँ। ओके, डिटर्जेंट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट, ये हमसे थोड़ा सा अलग है। जिस किसी को साबुन इंडस्ट्री में जाना हो वो इसको काम ले सकता है। एक्ट एज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन न्यूरॉन्स, मैंने आपको बता दिया। कवरिंग बनती है। इम्पल्स को आपने अगर जंप करते देखा हो तो इस तरह से जंप करते हैं, 1 2, उसको नोड ऑफ रेनिवियर कहते हैं आई थिंक। हाँ क्या? अच्छा ओके, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन उसमें जगह है, वो एक से दूसरे पे जंप करता है ना, कितना पता है मुझे। तो जो जगह जंप करता है उसके बीच में जो कवरिंग रहती है वो माइलिन शीथ की रहती है। वो 2 तरह की सेल से बना होता है, श्वान सेल एंड, हाँ, तो ये डिफ्रेंसिएशन करते हैं क्रेनियल नर्व, है ना। क्रेनियल नर्व की कवरिंग किससे बनी होती है? सारी देखना, 2-3 नर्व है शुरू के जिनमें नहीं होता। ठीक है, आप सबको क्रेनियल नर्व तो अच्छे से याद है ना? हाँ, क्रेनियल नर्व सबको याद है या अब आएगी, याद होगी आगे फ्यूचर में? अभी बेटा 12th क्लास तक क्रेनियल नर्व नहीं है ना? अच्छा सॉरी, एक्चुअली मैंने 12th पढ़ी है और मुझे लगता है कि है। हाँ ओके, एक गूगल पे निमोनिक है, मैं सब क्लास में आपको भी बता देता हूँ, गूगल भी आप कर सकते हैं। वन ऑफ आवर तेलुगु टीचर आस्क फॉर गुड वड़ा एंड हलवा। दिस वन ऑफ आवर ओ वन ऑफ आवर तेलुगु टीचर आस्क फॉर वेरी गुड वड़ा एंड हलवा। ये बारे होती हैं, हाँ, ये बारे का नाम है, वेरी गुड वड़ा एंड हलवा, है ना। लास्ट वन इज एच, क्या नाम? हाइपोग्लोसल, क्या नाम? अच्छा, वन इज ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी। ओके, आपकी एनाटॉमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ओके, पर ये इसका निमोनिक है। पर ये सेंसरी होती हैं या मोटर होती हैं, इसका भी एक निमोनिक है। says Monre Monroe, but my brother says BVMM। ओके, ये आप गूगल कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको। पर ऐसे करके आपने क्रेनियल नर्व सॉल्व कर दी। सम सेज मोनरे मोनरो, आई डोंट नो, इसको बोलना मुश्किल है, पर ये कोई एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि वो खूबसूरत थी, लेकिन मेरा भाई कहता है कि मेरी बीवी खूबसूरत है ना। ऐसा इसका निमोनिक है। ऐसे निमोनिक करके आप साइंस, मेडिकल साइंस को दिलचस्प भी बना सकते हैं और आपके लायक भी। एक्सटर्नल टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। एक्सटर्नल टेम्परेचर, अच्छा, एक बात बताइए कि
फैट में और ऑयल में क्या डिफरेंस है? ये कुछ ऐसा हो गया जैसे मैंने आपसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, तो आपने कहा कि अल्फाबेट का ए पहला करेक्टर, फिर आर कौन सा है। एक्चुअली बहुत सिंपल बात है कि जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड पे रहते हैं वो ऑयल्स हैं, और जो रूम टेम्परेचर पे जमे हुए रहते हैं वो फैट। ठीक है, बहुत सिंपल है। मेल्टिंग पॉइंट पता नहीं कब पड़ा था, और फिर सबका मेल्टिंग पॉइंट याद रखना थोड़ा मुश्किल है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? हाँ, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर? जीरो। अच्छा, ये तो सुनकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि हमारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जीरो है। ओके, फिर भी चेक करना, आप सब गूगल बाबा हैं। ओके, गिव शेप एंड contour to the body, protect internal organs। ओके, आपको पता है कि जैसे जैसे आदमी उम्र पाता है उसका पेट क्यों बढ़ जाता है? पहला तो आदतें ही हैं, वो छोड़िए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फैट पेट पे ही बढ़ता है? बताइए, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत बहुत पुरानी बात है। जब आप जंगलों में रहा करते थे, ऐसे ही जानवर मारते थे, खाते थे और सो जाते थे। उस समय की बात यह है कि जो जानवर होते हैं, शेर वगैरह और ये सब जो भी होते हैं, तो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं वो इस एरिया में होते हैं। हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और हमारे लिए उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन था इंटेस्टाइन और पेट। आज भी है, लेकिन अभी दिमाग भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ लोगों के लिए आज भी पेट इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं भी उन्हीं में से नहीं हूँ। ओके, तो उसकी सुरक्षा जरूरी है। वो रहेगा तो लाइफ रहेगी, और लाइफ रहेगी तो वो रहेगा ही। तो उसकी सुरक्षा जरूरी है, इसके लिए फिर वो फैट डिपोजिशन, क्योंकि फैट एक सिक्योरिटी मेम्ब्रेन है स्किन के बाद, तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए फैट का जमाव वहां पर होता है। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा सिक्योर जो जगह चाहिए हमें, वो हमारा ब्रेन है, और उसी को सबसे ज़्यादा मजबूती दी गई है विदाउट फैट बाय द बोन्स डायरेक्टली। स्कल से सपोर्ट रहता है हमारे ब्रेन का। सेकेंडरी जो हमारे सपोर्टिव, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो हार्ट एंड लंग्स हैं, उनको भी स्कल से सपोर्ट दिया गया है बॉडी में। तो जितने भी सुरक्षित रखने के या यूज के सारे जीवन के ऑर्गन हैं, उनको उस हिसाब से सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट है बाय द टाइम, ऐसे डेवलप होते चले गए। अगर हमें आने वाले समय में ऐसा लगे कि ब्रेन को इतना सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो कई बार आपको आगे फ्यूचर में सीधे ब्रेन दिखने वाले लोग भी मिलने लग जाएंगे कि स्कल को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ब्रेन को स्कल के सपोर्ट की जरूरत नहीं। ये डेवलपमेंट का हिस्सा है ना, ऐसे डेवलप होता है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, ये बहुत जरूरी विटामिन हैं, अपने को खाने में मिलते हैं, लेकिन इनको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए, और वो फैट, तो इसके थ्रू ये आगे जाते हैं। ये एक्सेसिव फैट डिपॉजिट कॉज ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी मतलब ये वाली हार्ट अटैक करती है, और
दुर्भाग्य कि मेरे देश की ट्रंकल ओबेसिटी दुनिया के सारे देशों से सबसे ज़्यादा है। एबनॉर्मलिटी इन कोलेस्ट्रॉल एंड लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस। जिस डिजीज की मैंने आपसे बात की थी कि जो वॉल है उधर रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद उसका हीलिंग होती है, हीलिंग होने के बाद उसकी कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्सिफिकेशन होने के बाद वो उस जगह से हटता है। अगर वो राजी राजी हट जाए, नहीं तो वो एम्बोलाई क्रिएट करता है। और इस तरह के रप्चर एथेरोस्क्लेरोसिस हैं, और इस तरह के मोमेंट्स ऑफ द कंटेंट ब्लॉकेज करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस करते हैं। ठीक है, एथेरो शब्द जो है वो ब्लड वेसल्स के लिए, वॉल के लिए रहता है। और स्क्लेरोसिस, बजाज फाइनेंस वाले का कॉल है। इन डायबिटीज मेलाइटस द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स आर डीअरेंज। ठीक है, ये हम जानते हैं। ऐसा होता क्यों है? डायबिटीज में ऐसा होता क्यों है? कौन बताएगा? डायबिटीज क्या है? डायबिटीज क्या है? हाँ, ओके, आई थिंक आपने मेरी कोई क्लास ली है। तो कार्बोहाइड्रेट का इरेगुलर मेटाबॉलिज्म बॉडी को ये बताता है कि जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं बॉडी में वो बराबर नहीं है ना, या से ज़्यादा है। ऐसी सूरत में जो सेल है वो, या ब्रेन है, या जो सिस्टम है वो ये डेवलप करने लग जाता है कि अब और चीज़ के बारे में सोचा जाए। कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो गया, तो वो फिर सेकंड किसको सोचती है? लिपिड को सोचती है। और कार्बोहाइड्रेट ब्लड में ऑलरेडी है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने लग गया है, वो यूटिलाइज हो नहीं रहा है, तो पेशेंट को और डायबिटीज इंक्रीज कर जाता है। और लिपिड का कन्वर्जन कंटिन्यू चालू है, और लिपिड का एंड होता है कीटोन बॉडीज, है ना। तो कीटोसिस कंटिन्यू चलता रहता है, और इतना चलता है कि आदमी के मुंह से आपको सड़े हुए सेब की खुशबू आएगी। खुशबू, आई थिंक खुशबू ही आएगी। सड़ा हुआ सेब मुझे पता नहीं खुशबू करता है कि बदबू, हाँ, लेकिन सड़ गया है तो जो भी करता है तो वो आएगी। दूर से आप देखकर पहचान जाएंगे कि ये डायबिटीज का पेशेंट है। ओके, कीटोसिस के ज़्यादातर पेशेंट आपको इमरजेंसी में आते हैं, एक्सेसिव शुगर बढ़ करके आते हैं। ठीक है, उनको आपको इमरजेंसी मैनेज करना होता है। डिस्लिपिडेमिया, कहीं लिपिड है कहीं नहीं है, कहीं से आदमी पतला दिख रहा है, पेट मोटा दिख रहा है। डिस्लिपिडेमिया अलग अलग केसेस में होता है। आपने प्रोटीन डिजीज में भी डिस्लिपिडेमिया देखने को मिलता है, क्वासिकोर मेनिस्मस, ये नाम सुने होंगे आपने, इस पेशेंट में भी देखने को मिलता है। पर कुल मिला के खबर यही है कि जो रियल मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का वो डिस्टर्ब हुआ है, तो उससे लिपिड डिस्टर्ब हुआ है। और ये लिपिड भी डिस्टर्ब होकर के जब प्रोटीन पे चला जाता है तो आपको क्वासिकोर और मेनिस्मस डिजीज मिलती है, जो कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की डिजीजेज है। ठीक है, लेकिन उसका टोटल डिस्टर्बेंस है। एक्चुअली क्वासिकोर मेनिस्मस हमारी कंट्री में इतना कॉमन नहीं है, और कॉमन है भी तो हमें पता नहीं। पर अफ्रीकन कंट्रीज में जितने भी आपको ऐड मिलेंगे, चंदा इकट्ठे करने वाले मिलेंगे, वो आपको अफ्रीकन बच्चे का फोटो दिखा करके बताएंगे कि ये हमारे देश में बढ़ रहा है और हम ऐसे बच्चों को पालते हैं। तो उनको कहना बच्चा अफ्रीकी है, पैसे क्या उनसे वाले दूं। ओके, तो ये कंफ्यूजन है, हम इतने ज़्यादा पीड़ित नहीं हैं। हम लोगों में से जहाँ लोग ऐसे रोग से पीड़ित हैं उनका बाप मोस्टली दारू पीता है। ठीक है, उसकी वजह से बच्चे डेवलप नहीं होते, केवल बाप डेवलप होता है। तो ये केस है बस। ओके, दिस इज द क्लासिफिकेशन। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड मैं आपको बता चुका हूँ। द सिंपलेस्ट वन इज टीजी। वैक्सेस
ठीक है, एंड द कंपाउंड लिपिड, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये लिपिड के साथ अगर फॉस्फोरिक ग्रुप और जुड़ गया है तो कंपाउंड लिपिड है। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, आयरन, लेसिथिन, सेफेलिन, ये बहुत अजीब से नाम नहीं, क्योंकि जब आप इनको पढ़ेंगे ये सारे अपने बॉडी में यूज होते हैं, है ना। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आने लग जाएगी। हम पता है किसको इग्नोर करते हैं, हम किसको इग्नोर करते हैं, ह्यूमन किसको इग्नोर करता है? अच्छा, हम सब मंथली या एनुअली हेयर कटवाने जाते हैं, बाल कटवाने, जो लगता है कि ये दर्द नहीं करेगा। अगर नाखून कटवाते हैं पता है हमें कि दर्द नहीं करेगा। कोई सुना है जो अगर वो कहे कि यूजलेस है इसलिए हम कटवाते हैं, तो एक अपेंडिक्स भी है जो यूजलेस है। कितने लोग सालाना अपेंडिक्स कटवाने जाते हैं? कोई सुना है क्या? आज मेरे यार परेशान कर रही है, अपेंडिक्स कटवाया। सुना है किसी को? नहीं सुना। एक्चुअली ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं अभी आपको ये यूजलेस दिख रहे हैं, तो आपको ये भारी लग रहा है, यू सीम हैवी कि ओके साले ये याद रखने पड़ेंगे, है ना। बट जब इनका यूटिलाइजेशन आपको पता चलेगा, लेसिथिन कहाँ काम आ रहा है, सिफिलिन कहाँ काम आ रहा है, किस डिजीज को ढूंढने में, सर्च करने में हमें पता चलता है कि ये फॉस्फोलिपिड्स इन्वॉल्व हैं, या पेशेंट को ट्रीट करने में हमें कैसे हेल्प हो रही है इससे, तो ये आपको अच्छे लगने लगेंगे। तो आप कोई अलग नहीं है, दुनिया से कुछ अलग नहीं है, आप भी मेरी तरह एमबीबीएस में फंसाए गए हैं, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि ये वेट है ना? तो ये वेट आप अभी तो लर्न कीजिए, है ना, रटिए और करके इनका जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है उसको सर्च करने की कोशिश कीजिए। लेकिन कोई भी बेवकूफ़ इतनी समझदारी ना दिखाए फिर मैं केवल इनको ही ढूंढता रहे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है और भी बहुत कुछ याद करना है। ठीक है, जब समय मिले, मतलब लेक्चर पूरा हो जाए, आपको याद हो जाए, तब हम आगे बढ़ें कि आप इसको और सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम देने वाले या नीट के देने वाले, उनमें से कुछ लोग सक्सेस होते हैं और कुछ लोग फेल क्यों होते हैं? बहुत लोग फेल क्यों होते हैं? एक्चुअल में उनको पता नहीं है कि पता क्या करना होना चाहिए ना? कुछ बच्चे मुझसे कल बुक पूछ रहे थे, तो आते हैं बुक रखिए, पूछिए, देख लीजिए, सजा लीजिए, बता दीजिए मैं इतनी मोटी बुक पढ़ता हूँ, बस इतना काफी है ना। वो बुक्स आपको सब पढ़नी पड़ेंगी, टेंशन मत कीजिए। ठीक है, लेकिन समय का वेट, वो बुक आपको जब नेसेसिटी हो जाएगी ना कि अब मुझे देखनी ही पड़ेगी, तब उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि एग्जाम से पहले ही देखनी पड़ेगी। एग्जाम से पहले आप 21 पन्नों का नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो 2100 पेज की बुक तो क्या पढ़ेंगे, और आपकी तो 210 की होगी। तो इतनी मोटी बुक एग्जाम से पहले ना करें। तो पहले अपन छोटे से सीखेंगे, स्लोली स्लोली। तो ये सारे वर्ड्स अपन सीखेंगे। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनमें फॉस्फोरिक तो नॉन फॉस्फोरिक होते हैं, वो इनके नाम। ठीक है, उसके बाद डिराइव्ड होते हैं जो मैंने आपको बताया, जो पहले ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, सिंपल और कंपाउंड से मिलकर के कुछ डेरिवेटिव्स वो बने हैं, तो उनके नाम है। ठीक, वो लास्ट में होते हैं
lipid complex to other compounds, proteolipids, lipoproteins, miscellaneous। सिंपल लिपिड के ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बार बार स्लाइड्स में यही आएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी ना हो। फिर ये कंपाउंड लिपिड, इनके टाइप्स हैं, और ये ड्राइव्ड लिपिड के ये टाइप्स। ये लाइन पे ज़्यादा नहीं देना, याद भी नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा एस्टर अल्कोहल में पढ़ोगे तो इसी में रह जाओगे, ठीक है। सिंपल बात समझ में आती है सिंपल तरीके से तो ठीक। जो समझने का है वही नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, किस पर OH है, किस पे एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट्स ऑल। अगर आपको स्ट्रक्चर याद रह जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, पर ये सेकेंडरी चीज है। ये है फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन, दो तरह से, इवन चेन, ऑड चेन, सब समझते हैं। दे हैव 1 एटम्स 2, 4, 6 एंड सिमिलर सीरीज, आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे ये। दे हैव कार्बन एटम 3, 5, 7, दे आर प्रेजेंट इन मिल्क। ये सेंटेंस आते आते मिल्क आ गया, पर ये मैंने नोट्स नहीं बनाए। ये लेंथ है, शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन, ये फैटी एसिड की लेंथ है। उसके बाद है नेचर, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के बाद दो और, मोनो अनसैचुरेटेड और ये सब आपको कसम से याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने का नहीं। ये ओमेगा तो ओमेगा का नाम आप बहुत सारे डॉक्टर में पढ़ते होंगे, है ना। ओमेगा 3, 4, 1 ये नंबर है, उससे है। ह्यूमन बॉडी फैट कंटेंट 50% ओलेइक, 25% पामिटिक, 10% लिनोइक और 5% क्रम। इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। इसका MCQ इस तरह से आता है, मैक्सिमम कौन सा है। इधर आपको UPSC के एग्जाम में इस तरफ दे दिया जाएगा, ये फैटी एसिड, ये परसेंटेज, क्रॉस मैच, ठीक है। तो इसमें आपको ये कॉल रट्टाफिकेशन को याद होना चाहिए, ठीक है। पर आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं ब्रदर, हाँ, लेजर आई कैन कट यू, ओके। तो ये जो ओलेइक का O है ना, ये जो ओलेइक का O है, ये वर्ड में सबसे ज्यादा है, और आप लोग भी सब 0 ही हैं। तो इसका करेक्टर से मैच खाता है, ये सबसे ज्यादा मेजर है, ठीक है, ओके। 50% ओलेइक, ओके। इसका इसके करेक्टर से मैच खाता है 5% स्टेराइक, ओके। 25 को पामेटिक से मैच कर सकते हैं, 30% पामेटिक। इसमें ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, 1 is 1, 10% लिनोइक एसिड। ये खुद कह रहे हैं कि कौन सा कितना परसेंटेज है। 3% ओलोइक है, ठीक है, 25% पामेटिक है, 10% लिनोइक है, और बचा कौन सा, ठीक है, स्टेराइक है 5%। इसमें अपने आप निमोनिक है, ज्यादा दिमाग। थैंक गॉड मुझे भी याद हो गया, ओके। ये कुछ ऐसा कि जैसा भी है, पर ये ऐसा ही याद रखना होगा। मुझे आप टाइम बता दीजिएगा। नहीं, इसके बाद भी बायोकेमिस्ट्री की क्लास है, प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या बच्चे, 1, 3? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। 8 मिनट प्लीज। मैं इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूँ कि आपको 8 मिनट बर्दाश्त ना हो, तो ये संभव है, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ओके। लेकिन कोशिश रोटी के बाद भी दिमाग चलाने की। रोटी खाने के बाद दिमाग क्यों नहीं चलता है, कौन बताएगा? हाँ, क्यों नहीं चलता दिमाग रोटी खाने के बाद?
क्या कह रहे हैं प्लीज? डाइजेशन में सारी एनर्जी चली जाती है। ओके, आपके पास इतनी सी एनर्जी है? ओके, नहीं, ये वाला सिद्धांत इसलिए खराब है क्योंकि जितनी भी दुनिया में जनसंख्या बढ़ी है वो खाना खाने के बाद खर्च की हुई एनर्जी के बाद ही बढ़ी है। ठीक है, तो एनर्जी कम नहीं होती खाना खाने के बाद। ओके, तो क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? आमतौर पे मैं गलत नहीं कहता, पर हो जाता है। तो ये तो गलत बात है। एक्चुअली बात यह है कि खाना खाने के बाद ये इंसान तय कर लेता है कि अब इंटरेस्टेड चीज क्या है, सोना या पढ़ना, है ना? क्योंकि हमारे ब्रेन को इतनी समझ आ जाती है कि अब सोना बेहतर रहेगा। तो एक्चुअली हमारी चॉइस है। अगर आपने कभी एनसीसी कैंप ज्वाइन किया हो, है ना? हाँ, जिन्होंने किया है तो आप जानते हैं कि दोपहर के खाने के बाद, एनसीसी में दोपहर के खाने के बाद वो आपको सोने नहीं देते। वो आपको कोई मूवी दिखाते हैं, जहाँ पर मूवी अवेलेबल है मूवी दिखाते हैं, नहीं तो नाच करवाते हैं, डांस बिठवाते हैं, जो भी करवाते हैं, जो भी जहाँ अवेलेबल होता है। मैंने जहाँ से की थी वहाँ पर मूवी दिखाते थे, है ना? तो उनका टारगेट ये रहा करता था कि ये जो फेज है, जो ये खाना खाने के बाद इसका ब्रेन कहेगा कि सो जा, उस फेज को पास कराना है। तो जो लोग आर्मी में चले जाते हैं इसके बाद, उनके लिए एक एंटरटेनमेंट की व्यवस्था उन्होंने की होती है। मोहन बजाज का ना हो, ये रोबो कैश है। तो उसके उनके एंटरटेनमेंट के लिए एक व्यवस्था की होती है वहाँ पर कि खाना खाने के बाद उनका जो तंबू है वो खाना खाने वाली जगह से 15 मिनट दूर रखा जाता है। पूरे रास्ते को कंप्लीट धूप में दिया जाता है, जितनी ज़्यादा धूप हो सके। और उसके बाद जब वो तंबू में पहुंचता है थक हार के, तो उसे फिर ड्यूटी पे भेज दिया जाता है। तो ये उनका एंटरटेनमेंट है 15 मिनट का, जो वो खाना खाने से तंबू तक जाने के बीच का। उनको वही आराम लगता है कि चलो इस दौरान में रिलैक्स रहा। ये रिलैक्सेशन है, उनका ध्यान रखिएगा, वो धूप में 15 मिनट का चलना। पर वो ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है। आपका क्या रिलैक्सेशन रहेगा? सोना। आपने कितने बजे खाना खाया था? 1:15। अब क्या बज रहा है? तो यार आपका ग्लूकोज लेवल तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड है। 2 घंटे में तो शुगर भी डाउन हो जाता है। पता है ना आपको, एक टेस्ट होता है, कौन सा? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। जब आप मेडिकल कर माने जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं उनके शुगर चेक करने का, या प्रेगनेंसी नहीं होती है तो शुगर चेक करने का एक तरीका होता है। अब आपके लिए ई कार्ड डिलीवरी से कॉल है। सॉरी। ओके ओके, तो बीवी क्या क्या मंगाती रहती, ओटीपी मेरे पास आता है। हाँ, नहीं नहीं, आप भी मंगाते होंगे, वो नॉर्मल है, मैं नहीं। ये स्ट्रक्चर है लेनोलाइक, यही क्वेश्चन आपके बार बार। ये अलार्म ने भी कह दिया। ओके, अनसैचुरेटेड फूफा मूफा फूफा जो भी है। तो ये था अपना रिपीट पे लेक्चर।
थैंक यू वेरी मच।